नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आज का दिन है संडे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब ये जो हॉलीडे का समय है इनको भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए मैंने अपना एक पेड लेक्चर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में। तो केमिस्ट्री का एक लेक्चर ऐसा है जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आप लोग कार्बोनेट कंपाउंड भी कहते हैं। तो मैं इसको 3 पार्टों में खत्म करने वाला हूं और आज हम लोग इसका जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पार्ट नंबर 01। ओके, तो आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 01 देखेंगे। पूरा देखिएगा, तकरीबन आप ये मान के चलो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जब आप तीनों पढ़ लेंगे इस चीज का, और उसके बाद ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए। इसमें मैं आपको आईपीएसी नाम, उसके अलावा नॉमेनक्लेचर, जितनी भी चीजें हो सकती है वो सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट समझ में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर आपको पसंद आता है, तो आप सब लोग पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, पूरा बायोलॉजी पढ़ने के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन में मेरे साइंस के लाइव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के लिए साइंस का जो हमारा लाइव बैच है वो लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इस लाइव बैच को ज्वाइन करने के लिए 9696 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो आज हमारा पार्ट 1 है, यानी पार्ट 1 हमारा संडे को है, पार्ट 2 हमारा मंडे को होगा और पार्ट जो 3 है वो ट्यूसडे को होगा। तकरीबन 4 से 5 घंटे की क्लास होगी। आप ये तीनों क्लास एक साथ ज्वाइन कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। विश्वास मानिए, भले ही ये लेक्चर हमारा फ्री है, पेड का लेक्चर जो मैंने फ्री कर रखा है, साथ साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपका जो एक चैप्टर है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस एक चैप्टर में फिर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपको हरा सके। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने वीडियो के साथ, ठीक है। तो मेरे भाई, आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत की थी और लगभग 4 घंटे के आसपास हमने उसकी थ्योरी पढ़ी, बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी। और थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोगों को उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन लेके आए हैं। कितने? 75 क्वेश्चन। और यही सारे के सारे 75 क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले आप सब लोग एक बार छोटा सा कमेंट करके मुझे ये बता दो, आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? ठीक है, एक बार जल्दी से पहले कमेंट करके मुझे ये बता दो, क्या हम सब लोग ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? वीडियो ऑडियो के बारे में बता दीजिए, गुड मॉर्निंग तो हो ही चुका है। चलो पहला सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है। 75 क्वेश्चन है आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब कुछ ठीक है? साउंड सही नहीं है? अरे साउंड सही तो है मेरे भाई, मैंने मोबाइल में चेक कर लिया यार। देखो, साइक्लोहेक्सेन में इन्होंने बोला है कि कार्बन 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 हाइड्रोजन और टोटल कितने बॉन्ड है। याद करो, मैंने आपको बोला भी था कि किस तरह से ये सवाल सॉल्व किया जाता है। तो याद करो, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो कहना, अगर आपको साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बनानी है तो साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनती है, ऐसे, है ना। फिर इसके बाद बताइए हमें क्या करना होगा कि सर हमें ना 12 हाइड्रोजन फिट करने होंगे। तो 12 हाइड्रोजन ऐसे 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 हर जगह फिट किए जाएंगे। टोटल 12 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे, ये देखो, टोटल 12 हाइड्रोजन ऐसे फिट किए जाएंगे। तो इन्होंने बोला है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है। तो आप देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है। तो यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में टोटल 6 बॉन्ड है। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच देखा जाए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है, 12 बॉन्ड है ना। और टोटल इन्होंने बोला है, तो टोटल हमारा 6, 12 और कितना हो जाएगा, 18 के साथ। 6, 12 और 18। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला आंसर एकदम सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए अगला। चलो बच्चों, अगले वाले सवाल को देखिए और बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की संख्या कितनी है। अच्छा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो कह देना, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4। 2,4 हमारे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब बताओ इसमें टोटल कोष कितने हैं। ठीक है, तो टोटल कोष हमारे 2 हैं। एक कोष हमारा टे कोष हो गया और दूसरा कोष बताइए हमारा कौन सा कोष हो गया, एल कोष हो गया, टे और एल, है ना। तो टोटल यहां पर कोषों की संख्या पूछी जा रही है, इसलिए सवाल का सही उत्तर हमारा बी वाला आंसर जाना चाहिए ना। कमेंट करते रहिए थोड़ा फास्ट फास्ट, जहां जहां अच्छे सवाल आएंगे वहां मैं समय दूंगा। जैसे कि वाला सवाल अच्छा है, ठीक है। बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावेशी नहीं है।
इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन हेक्सेन का पॉसिबल आइसोमेरिक नहीं है, आइसोमर नहीं है। सर हेक्सेन की बात हो रही है, हेक्सेन का कौन नहीं है? तो बच्चों हेक्सेन का मतलब क्या होता है? C6H14। ये बताइए कंपाउंड हमारा क्या है? हेक्सेन। तो बोला ये है कि आप बताओ इनमें से कौन हमारा हेक्सेन का संभावित समावयवी नहीं है। अरे मैं सब पढ़ता हूं इंटरेस्टेड। जैसे कि पहला लास्ट वाले आंसर से देखिए, इन्होंने बोला 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बच्चों मेथ एथ प्रूफ ब्यूट, ये देखिए। और इन्होंने बोला 2 डाइमिथाइल। 2 डाइमिथाइल का मतलब हो गया कि यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप बनेंगे और टोटल कार्बन की संख्या देख लीजिए, टोटल कार्बन की संख्या 6 हो जाएगी। सर ये संभावित समावयवी बन सकता है ना। यहां देखो लिखा है 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन और मिथाइल ग्रुप लगा है तो 5 और 1 6 कार्बन, ये भी संभावित समावयवी बन सकता है। अब देखो लिखा है 2 इथाइल पेंटेन। अब समझो, ध्यान समझो, इथाइल पेंटेन। अच्छा एक बात बताओ, इथाइल पेंटेन का मतलब क्या हुआ? सर इथाइल मतलब C2H5 लगा है, तो यहां 2 कार्बन इससे मिलेगा और 5 कार्बन इससे मिलेगा, तो यहां पर कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। तो यह संभावित समावयवी नहीं हो सकता। 2 मिथाइल पेंटेन ये हो सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? आप देखो जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने हेक्सेन बनाया, तो हेक्सेन का पहला समावयवी ये बन सकता है, ये पहला आइसोमेरिज्म बन सकता है। हेक्सेन का दूसरा समावयवी ये बन सकता है, हेक्सेन का दूसरा समावयवी ये बन सकता है, जिसको बोला जा सकता है 2 मिथाइल पेंटेन। हेक्सेन का तीसरा समावयवी ये बन सकता है कि आप यहां पर लगा दीजिए 3 मिथाइल पेंटेन, ये भी बन सकता है। आप बात समझो, ब्यूटेन में भी बना सकते हैं, ब्यूटेन में बना सकते हैं कि ये 4 कार्बन लगा दीजिए 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, डाइमिथाइल ब्यूटेन भी बना सकते हैं, लेकिन कभी भी इथाइल पेंटेन नहीं बन सकता। आप सोच से देखिए, अगर मैं बी वाले आंसर को बनाते देखूं जिसमें लिखा हुआ है 2 इथाइल पेंटेन, इथाइल पेंटेन मतलब 5 कार्बन पेंटेन के लिए और इथाइल मतलब यहां C2H5 ऐसे लगाना है, तो टोटल 7 कार्बन हो जाएंगे और 7 कार्बन हो जाने की वजह से ये समावयवी नहीं होगा। ओके, तो सारे समावयवी बन सकते हैं, बट ये बी वाला जो आंसर होगा सर ये संभावित समावयवी नहीं हो सकता। अब ये वाला जो सवाल है ना, ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछा गया है, अब जाते देख सकते। तो इस सवाल का जो सही उत्तर जाएगा कि कौन सा संभावित समावयवी नहीं होगा, तो कह देना ऑप्शन नंबर हमारा बी, संभावित समावयवी नहीं है। बताइए जल्दी से एक बार बताइए जरा, सब लोग कमेंट करके मुझे बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। सवाल बहुत अच्छा था छोटी। नेक्स्ट है, चलो चौथा नंबर, इनमें से किस समूह की यूनिट सभी समजातीय श्रेणी से संबंधित है? अच्छा समजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है? सर समजातीय श्रेणी का मतलब होता है एक जैसी सीरीज। अरे सर एक जैसी सीरीज का मतलब है समजाती। अब जैसे कि आप देखो यहां 4 का डबल 8, ओके, 5 का डबल 10 होना चाहिए। अरे यार यही संभावित समावयवी मतलब समजातीय श्रेणी नहीं है, होमोलोगस सीरीज नहीं है। डबल से 2 अधिक, डबल से 2 अधिक, डबल से 2 अधिक ये है, डबल से 2 अधिक, डबल डबल और डबल से 2 कम, यार ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डबल से 2 कम, डबल देखो डबल से 2 कम है, ये डबल है, ये भी नहीं है। तो सवाल ये था कि कौन सा समजातीय श्रेणी से संबंधित है? तो समजातीय श्रेणी से संबंधित बताइए कौन है, तो क्या देना ऑप्शन नंबर हमारा बी। ओके चलो नेक्स्ट बताओ। 5वां नंबर बोला जा रहा है कीटोन का, सर कीटोन का पहला और दूसरा सदस्य बताइए कौन होता है? कीटोन का पहला और दूसरा सदस्य बताइए कौन होता है? सबको बात समझ में आ रही ना? तो हम लोगों ने जितना भी जो कुछ थ्योरी में पढ़ा है ना, आप ये मान के चलो उसी के इर्द गिर्द ही हमारे क्वेश्चन है, ताकि आपको समझ में आए कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। ये सब थ्योरी का कमाल है। अच्छा ठीक है, ओके ये बताइए अगला वाला सवाल बताइए। इन्होंने बोला कीटोन का संभावित समावयवी बताइए पहला और दूसरा, मतलब कीटोन का पहला और दूसरा सदस्य बताइए। तो याद करो मैंने आपको कहा था कि कीटोन का सबसे पहला सदस्य यही होता है CH3COCH3। अरे बच्चों याद करो CH3COCH3 में 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन, इसलिए इसका पहला सदस्य हो जाता है प्रोपेनोन। कौन हो जाता है? प्रोपेनोन। और इसके बाद अगला सदस्य हो जाता है ब्यूटेनोन। तो पहले सदस्य की बात करेंगे तो पहले सदस्य हो जाएगा इसका प्रोपेनोन और दूसरा सदस्य हो जाएगा ब्यूटेनोन, क्योंकि शुरुआत ही 3 कार्बन से होती है कीटोन की। कीटोन की शुरुआत कभी 1 कार्बन या 2 कार्बन से होती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर। अब कुछ लोग अगर मेथेनोन इथेनोन कह रहे हैं ना, तो गलत हो जाएगा। मेथेनोन और इथेनोन हो ही नहीं सकता।
शुरुआती 3 कार्बन से होती है, इसलिए प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट आइए, बताइए 6वां नंबर पढ़ो, बताइए 6वां नंबर सवाल बोला जा रहा है कि कार्बन के कारण स्थायी यूनिट बनाता है। कार्बन इनमें से बताइए किसके कारण स्थायी यूनिट बनाता है। पहला लिखा है अपने छोटे परमाणु आकार के कारण, अपने एलोट्रोप के कारण, पी ऑर्बिट की उपस्थिति के कारण, एबिलिटी टू कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। आप बताओ इनमें से क्या आंसर दोगे, है ना। तो याद करो, आपको मैंने बताया था कि कार्बन ना इसलिए कई सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, स्थायी यूनिट बनाता है, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। कैसा होता है, साइज छोटा होता है। सिलिकॉन नहीं बना पाता और कोई नहीं बना पाता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए वाले आंसर के साथ जाएगा। परमाणु का साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये सबके साथ जो है बॉन्ड बना पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगला 7वां नंबर बताइए। चंदन कुशवाहा अलग से क्वेश्चन लाने के लिए ना मैंने लास्ट में 10 सेट डाल रखे हैं, है ना। अभी ना जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो 25-25 क्वेश्चन के केमिस्ट्री के मैंने 10 सेट डाल रखे हैं। तो टोटल अलग अलग वाले जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं ना, वो 250 क्वेश्चन अभी आपको अलग से मिलेंगे। ठीक है, चलो बताओ। बोला है C2H6 और C3H6, बताइए इनमें क्या डिफरेंस है। तो अगर आप देखो तो C3H6 और इसके बाद इन्होंने पहले लिखा है C2H6 और फिर लिखा हुआ है C3H8। तो पहले तो आप ये देखो ये समजात है कि नहीं, होमोलोरस है कि नहीं। तो ये होमोलोरस है। कैसे, आप देखो डबल से 2 अधिक, डबल से 2 अधिक, होमोलोरस है। डिफरेंस अगर इनमें देखिए तो एक कार्बन का है, 2 हाइड्रोजन का है। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का है और देख लीजिए ये हमारा होमोलोरस सीरीज है। आप देखो डबल से 2 अधिक, डबल से 2 अधिक, आंसर इसका जाएगा CH2 और होमोलोरस के साथ, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी वाले आंसर के साथ जाएगा। CH2 और होमोजीनियस, CH2 होमोजीनियस, सी आंसर। ए आंसर नहीं सही है मेरे भाई। ए आंसर आप बताइए कैसे सही हो गया। CH3 कहां है, इन दोनों में डिफरेंस बताइए कितने का है। CH2 का डिफरेंस है ना, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। चलो नेक्स्ट टाइम। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके किस डैश का निर्माण करता है। एल्कोहल आप बताओ सोडियम के साथ किस डैश का निर्माण करता है। अरे बड़ा अच्छा सवाल है, ये बात मैंने आपको बताई भी थी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एल्कोहल है, C2H5 है। बच्चों एल्कोहल की क्रिया जब हम सोडियम के साथ कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं तो पता है क्या कंपाउंड बनता है। तो कह देना जो हमारा कंपाउंड बनता है ना, वो बनता है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। और उसके बाद ध्यान रखना एक गैस रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन। अभी ये बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस करने के लिए आपको यहां 2 करना पड़ेगा, यहां 2 करना पड़ेगा। ये देखिए आप पूरी तरह से बैलेंस होगा। तो जब भी कभी एल्कोहल की क्रिया हम लोग सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो ध्यान रखिएगा एक गैस रिलीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड हमारी हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए वाला आंसर एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए अगला बताइए। चलिए 9वां नंबर, अब पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। बढ़िया प्यारा सवाल है। ओके, बताइए क्या बोला जा रहा है। सवाल ये बोला जा रहा है विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है। वह विभिन्न प्रकार के जलीय विलयन यानी विद्युत अपघट्ट को रूप में लेता है। इसमें से विद्युत प्रेरित करने का प्रयास करता है और परपट को एक बल्ब से जोड़ता है। तो बताइए इनमें से किस स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। बच्चों बल्ब को जलाने के लिए धारा बहनी चाहिए, है ना। बल्ब को जलाने के लिए क्या बहनी चाहिए सर, बल्ब को जलाने के लिए धारा बहनी चाहिए। और धारा तभी बहेगी जब वो धनायन और ऋणायन वाला विद्युत अपघट्ट होगा जो टूटेगा। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ये सब एक्वस है, मतलब ये धनायन और ऋणायन बनाएंगे तो इसमें धारा बहेगी। तो देखो ये 3 कंपाउंड ऐसे हैं जो हमारे आयनिक है जिसमें धारा बहेगी। धारा बहेगी तो बल्ब हमारा जलेगा। लेकिन ऑक्टेन कैसा कंपाउंड होता है, तो कह देना ऑक्टेन हमारा एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी धारा नहीं बहेगी। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी धारा नहीं बहेगी तो 101% सर 101% इसमें ना आपका विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। ऑप्शन नंबर डी में नहीं जलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो बताइए 10वां नंबर पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आंसर क्या होना चाहिए। हम लोग ना पूरी तरह से इसको खत्म करने वाले हैं। आज 75 क्वेश्चन है, बहुत मजा आ जाएगा 75 क्वेश्चन में। बताओ
सवाल क्या बोला जा रहा है, प्रश्न यह है कि प्रोपीन यूनिट का अगला चौथा सदस्य बताइए। इन्होंने प्रोपीन के बाद अगला चौथा सदस्य पूछा है, बहुत ध्यान से समझो, प्रोपीन के बाद अगला चौथा सदस्य पूछा है, कैसे लगेगा इसे समझो। पहले तो आप बताओ प्रोपीन होता क्या, तो कह देना प्रोपीन हमारा C3H6 होगा, ये प्रोपीन है, मेथेट प्रोप। और अगला चौथा सदस्य, तो अगला सदस्य हो जाएगा C4H8, ये अगला सदस्य होगा। फिर अगला दूसरा सदस्य क्या हो जाएगा, अगला दूसरा सदस्य हो जाएगा C5H10, अगला तीसरा सदस्य हो जाएगा C6H12, तो अगला चौथा सदस्य हो जाएगा C7H14। सवाल में ये लिखा हुआ था कि प्रोपीन के बाद अगला चौथा सदस्य बताइए, समझो। तो प्रोपीन के बाद अगला चौथा सदस्य, अगला सदस्य, अगला दूसरा, अगला तीसरा, अगला चौथा, ठीक है। तो आपको बताना था नेक्स्ट फोर्थ, तो आंसर किसके साथ जाएगा, C7H14 के साथ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो नेक्स्ट ये लो, बताइए इसका आंसर दीजिए, पढ़िए जल्दी से और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। आंसर दीजिए। बोला ही जा रहा है कि निम्न में कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य है। अरे सर इन्होंने सिर्फ लाइन बोल दी अगला सदस्य, तो हमें अगला सदस्य बताना है, बट यहाँ हेक्सेन लिखा है, देख लो। अब बताओ हेक्सेन का अगला सदस्य कौन सा हो जाएगा, तो कह देना जब हेक्सेन लिखा है तो अगला सदस्य डायरेक्ट हमारा हेप्टेन होगा। तो कई बार ये लोग अगला सदस्य पूछ लेते हैं या फिर नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट फोर्थ, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, हेप्टेन के साथ जाएगा। नेक्स्ट लो 12वां नंबर, अब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये अब हमारे स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए। इसमें ना स्टेटमेंट तो ध्यान से पढ़ना होता है और फिर बताना होता है कि इस सवाल का सही उत्तर क्या है। तो ऐसे सवाल ना थोड़ा सा जो है माइंड से सॉल्व होते हैं। बताइए ये वाले सवाल को पढ़िए और जल्दी बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। बोला जा रहा है कि कार्बन में कार्बन के बीच में परमाणु के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े अणु बनते, ये सही है। कार्बन ना दूसरों के साथ जो है बड़े अणु बनाने की प्रॉपर्टी रखता है, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। दूसरा ये इस गुण को संरक्षण कहते हैं, यस, ये भी एकदम सही है। आप बताओ यही गुण तो ही तो हम लोग संरक्षण का गुण बोलते हैं कि एक लंबी लंबी सीरीज बन रही। तो कार्बन ना अन्य परमाणु के साथ बॉन्ड बनाकर एक बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है, ये बात एकदम सही है, और दोनों बातें एकदम सही है। इस गुण को हम लोग संरक्षण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट आइए अगला, बताओ भैया इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, ये डेटा वाला सवाल है और आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन चारों के बॉइलिंग पॉइंट आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी की किताब उठाने देखिए तो इन चारों के बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। निम्न में से किस यूनिट का क्वथनांक अधिकतम है ना बच्चों। कई सारे क्वथनांक मैंने आपको याद रखा आपके बॉइलिंग पॉइंट। जब आपको इथेनॉल का पूछा जाता है, इथेनॉल मतलब एल्कोहल, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। मीथेन गैस का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये गैस है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा माइनस में होगा, मतलब बहुत कम होगा, 161 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी माइनस में। एसिटिक अम्ल का मैंने बॉइलिंग पॉइंट याद कर रखा था, अभी यूट्यूब पे भी पढ़ाया था मैंने, 117 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्लोरोफॉर्म का ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बच्चों ये जो चार मैंने बताया ना, इसको याद ही कर लो, इसको याद ही कर लो, इन चारों के बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और एक और याद करो बॉइलिंग पॉइंट, पानी का तो सबको याद होता है, पारे का बॉइलिंग पॉइंट याद कर लो, HG। बच्चों पारे का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। कम से कम इतने आपको बॉइलिंग पॉइंट याद होने चाहिए। इन्होंने बोला किस यूनिट का अधिकतम होगा, तो एसिटिक अम्ल का अधिकतम होगा, एसिटिक अम्ल का अधिकतम होगा। और कुछ के फ्रीजिंग पॉइंट भी याद कर लीजिए, जैसे कि एथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए, -113 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास एथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना। एसिटिक अम्ल का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी एसिटिक अम्ल किस पर जमता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है लगभग 17 डिग्री सेंटीग्रेड। पारे का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा सर, इसका आंसर जाएगा तुम्हारा एसिटिक एसिड के साथ, है ना। ये डेटा याद कर लेना, डेटा इंपॉर्टेंट है।
14। कई बार क्या होता है कि जब डेटा नहीं याद होता ना हम लोगों को, तो हमारे एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो क्वेश्चन भी आपके छूटे। सर ये निकालते कैसे? अरे नहीं भैया, निकालते थोड़ी ना है, इनको याद करना होता है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, निकाला थोड़ी ना जाता है, उसे याद करना है। C6H10 यूनिट का अगला समझाती सदस्य बताओ। सर अगला बोला है, लेकिन लाइन देखिए, C6H10 डबल से 2 टर्म है, और जब डबल से 2 टर्म है तो हमें डबल से 2 टर्म वाला आंसर चुनना है। तो आप बताओ C7 में डबल से 2 टर्म वाला आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, डबल से 2 टर्म वाला आंसर। तो यह हमारा समझाती श्रेणी का अगला सदस्य हो जाएगा। नाम मैंने आपको बोलना सिखाई दिया है, इन सबके नाम क्या होने चाहिए। चलो ये वाला बताइए। बताओ अगले वाले सवाल को पढ़िए और जल्दी बताइए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो। निम्नलिखित पे सुमेलित कीजिए। एक तरफ देखो कुछ नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ उनके फॉर्मूले लिखे, है ना बच्चों। सबसे पहले तो आप देखो ये क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा किसके साथ जाएगा? सी वाले उत्तर के साथ। CSCl3 क्लोरोफॉर्म डी। CD तो 2 आंसर में आ गया। फिर अम्ल, ये देखो ये हमारा एल्कोहल है, ये हमारा क्या एल्कोहल है। एल्कोहल हमारा बी वाले आंसर के साथ जाएगा, ये हमारा बी वाला आंसर होगा और ये वाला आंसर ए होगा। तो CDBA। CDBA क्या चीज है? तो CDBA का बताओ आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला आंसर सही है। अच्छा एक बात बता दो, जब बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही ना, मैं सही स्पीड से सॉल्व कर रहा हूं ना क्वेश्चन, थोड़ा एक बार बता दो जरा, स्पीड तो बहुत तेज नहीं है। 16वां नंबर, एक समावयवी बताइए पेयर बनाते, मतलब इन्होंने बोला है कि कौन सा एक समावयवी का पेयर है। अब मैं आपको थोड़ा समय दूंगा ताकि आप ये वाला सवाल सॉल्व कर सको। बताइए इनमें से कौन हमारा समावयवी का पेयर है? एक बच्चे कह रहा है स्पीड कम है। स्पीड कम नहीं है यार, ठीक है। आधे घंटे में आपने 16 सवाल सॉल्व कर लिया, आधा घंटा भी नहीं हुआ, है ना। चलो देखो, तो बच्चों इन्होंने बोला है कि कौन हमारा एक समावयवी का पेयर है। तो अच्छा एक बात मुझे बताओ, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों समावयवी कभी नहीं बन सकते, क्योंकि एक में 3 कार्बन है, दूसरे में 4 कार्बन है। ठीक है सर, ब्यूटेन में 4 कार्बन और प्रोपेन में 3 कार्बन और मिथाइल ग्रुप 1 कार्बन ले आएगा, तो यस ये बन सकता है। ब्यूटेन में 4 कार्बन और ब्यूटेन में 4 कार्बन, तो इथाइल क्या कर रहा है? इथाइल 4 2 6 कार्बन कर दे रहा है, ये नहीं हो सकता। सर प्रोपेन और प्रोपेन में 3 कार्बन, तो यहां मिथाइल क्या कर रहा है? आप मेरी बात समझो। सर मिथाइल क्या कर रहा है? मिथाइल ले आएगा तो फिर ज्यादा कार्बन हो जाएगा, नहीं तो ये भी समावयवी नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर बी ही हमारे समावयवी का पेयर है, आइसोमेरिज्म का पेयर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, दिखाई दे दिया ना, मतलब मुझे कमेंट दिखाई दे रहा है अशोक, तो आप सब लोगों को ये समझ में आ गया ना कि आइसोमेरिज्म कैसे निकालते हैं। अब तो मतलब ज्यादा टेंशन नहीं हो रही ना। एक बार बताओ जरा सब लोग वाले सवाल के बारे में, 16वें नंबर सवाल के बारे में। ये लीजिए 17वां नंबर, किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? बहुत बढ़िया सवाल। किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? बहुत बढ़िया सवाल। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये हमारा CH4 है, इसका अगला सदस्य हो जाएगा C2H6। तो बोला जा रहा है कि किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य के साथ कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, जब यहां से यहां आए तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा बढ़े? हाइड्रोजन 2 एक्स्ट्रा बढ़े। चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा बढ़े? 2। इसीलिए सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर है। थोड़ा घुमा के पूछा गया था सवाल, मतलब सीधा सीधा नहीं था। नेक्स्ट ये लीजिए 18वां नंबर, बताइए कार्बन यूनिट विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? कार्बनेट यूनिट विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? वाई आर द कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बहुत बढ़िया सवाल। तो बच्चों कार्बनिक कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर इसलिए होते, तो क्योंकि कार्बन कंपाउंड जो है ना अपने आयंस में नहीं टूटते, है ना, अपने आयंस में नहीं टूटते। और जब आयन में नहीं टूटेंगे तो बताइए विद्युत के सप्लाई कैसे कर पाएंगे? है कि नहीं? तो ध्यान रखना, जितने भी हमारे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो आयन नहीं बनाते क्योंकि वो आयनिक नहीं होते, और जब आयन नहीं बनाएंगे तो कभी भी विद्युत का चालन नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, सी आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट 19वां नंबर बताओ, इनमें से कौन सा यूनिट बायोगैस और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का एक प्रमुख घटक है। अरे अब बायोगैस याद करो, बायोगैस और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, तो बायोगैस और सीएनजी में कौन सा एक कंपोनेंट एकदम मेन पाया जाता है, तो कहना इसका आंसर जाएगा तुम्हारा मीथेन के साथ। याद करो बायोगैस में 75% के आसपास मीथेन होता है ना, सीएनजी में तो 94-95% के आसपास होता है नेचुरल गैस में, तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा, मीथेन के साथ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलो, इसका तो रटा हुआ होना चाहिए यार आंसर, ये तो मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से ट्राया है। बताओ जरा फटाक से आंसर, ऐसे ही डायरेक्ट बताना। बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं और टोटल कितने बॉन्ड होते हैं, सिग्मा पाई और फिर टोटल बताना, ठीक है। तो याद करो मैंने कहा था जब हम सिग्मा और पाई, ये आया हुआ सवाल है, सिग्मा और पाई निकालते हैं तो बेंजीन याद कर लो, बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, टोटल हमारे 15 बॉन्ड हो जाएंगे, 12 सिग्मा 3 पाई टोटल 15, 12 सिग्मा 3 पाई टोटल 15। ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर सही है। चलो, बेंजीन में बताइए कितने डबल बॉन्ड होते हैं। मेरे हिसाब से आप सबको टली का लेक्चर है, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं। अरे तो जब आप लोग बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते ना ऐसे, तो याद करो बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते समय हम लोग 3 एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगाते हैं छोड़ के। तो बेंजीन में अगर डबल बॉन्ड की संख्या पूछी जाए तो आपको कितनी बतानी है सर, 3 बतानी है, 3। नेक्स्ट अब ये सवाल थोड़ा अलग हटे पूछा गया, बताइए क्वेश्चन नंबर जल्दी से पढ़िए और बताइए 22 नंबर सवाल का उत्तर बदल क्या। प्रोपेनोन में कार्बन और क्रियात्मक समूह की संख्या बतानी है। हरा सर पहले तो नाम देख लीजिए, प्रोपेनोन है, नोन प्रोपेनोन, प्रोपेनोन क्या हो जाएगा, तो कह देना प्रोपेनोन CH3 CO CH3, ये है प्रोपेनोन, ठीक है। तो आप बताओ प्रोपेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन है। लेकिन इन्होंने पहले कार्बन की संख्या भी पूछी है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन भी है और कीटोन है ना। डी आंसर थोड़ी ना है मेरे भाई, 3 कार्बन और कीटोन, इस सवाल का सही उत्तर हमारा बी वाला आंसर होगा 22 का। 3 कार्बन है और कितने कीटोन है। 4 कार्बन कैसे हुआ मुझे बताओ ना, आप 4 कार्बन कैसे बता रहे हो, बोलो बोलो। आप सब लोग में से कुछ लोग बी दे रहे, कुछ लोग डी दे रहे। 3 कार्बन है ना, कीटोन प्रोपेनोन, प्रोपेनोन 1 2 3 देख लो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चलो इसका आंसर दीजिए 23वां नंबर। बोला है कार्बन के पावर में -4 है ऐसे, तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे। बच्चों प्रोटॉन तो अभी भी 6 होंगे, प्रोटॉन कभी नहीं बदलते। याद करो मैंने कहा था कि जब धनायन और ऋणायन बनते हैं तो प्रोटॉन कभी नहीं बदलते, प्रोटॉन अभी भी 6। लेकिन C की पावर में -4 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और जब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी, ठीक है। तो बताइए पहले इलेक्ट्रॉन पूछा है बाद में प्रोटॉन पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, प्रोटॉन हमारा 6, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, प्रोटॉन कभी नहीं चेंज होते। नेक्स्ट ओके 27वां, ये अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, सॉरी 24वां नंबर सवाल। बताइए क्या कह रहा है 24। बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस समूह में शामिल सभी हाइड्रोकार्बन समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। आपको वो बताना है, वो हाइड्रोकार्बन बताना है जो समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। नहीं है बोला है, नहीं है, देख लो। अरा तो C2H4 डबल डबल डबल, ये तो समजातीय श्रेणी है। डबल से 2 टर्म, डबल से 2 टर्म, डबल से 2 टर्म, ये भी है। डबल से 2 अधिक, डबल से 2 अधिक, डबल, ओहो ये नहीं है। डबल 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 ये है, तो कौन नहीं है, इन्होंने बोला था ना कि कौन सा समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, बताइए तो कौन नहीं है। तो कह देना हमारे साथ साथ पता चल रहा है सी वाला उत्तर नहीं है, बाकी सब है, ठीक है।
एमडी सोटरतली बीट ऐसे बताया, बताओ ये डबल से 2 टर्म है, ये भी डबल से 2 टर्म है, ऐसे ये सब क्या है, एल्काइन है, और ये भी डबल से 2 टर्म है। तो इसका सही उत्तर किस तरह से आ जाएगा, सी वाला उत्तर सही है ना। नेक्स्ट बताओ, कार्बन के एल कोष में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो कितना आता है, 2,4 आता है। तो इन्होंने एल कोष में पूछे, तो पहला कोष के हो गया, दूसरा हमारा एल हो गया, तो एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए। तो सर इन्होंने एल कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो आंसर इसका 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये लो इसका आंसर दीजिए 26। ना एक बार बताओ, अब आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि हाँ हमें हाइड्रोकार्बन आ चुका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ चुकी है। हाइड्रोकार्बन में एल्काइन समूह का पहला सदस्य बताओ। सर एल्काइन समूह है, बहुत बढ़िया सवाल है यार बच्चों। एल्काइन समूह का सबसे पहला सदस्य होता है एसिटिलीन। एल्काइन समूह का सबसे पहला सदस्य होता है एसिटिलीन, और एसिटिलीन को हम लोग एथाइन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एथाइन कहेंगे, एथाइन। तो ये हमारे एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। यहां एन की वैल्यू 1 से शुरू नहीं होती, एन की वैल्यू 2 से शुरू होती है ना। नेक्स्ट है, चलो 27 बार बताइए, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बताइए, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा, C6H12। याद करो, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब हमारा कह सकते हैं फॉर्मूला मैंने कल ही बताया था। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा C6H12 साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये वाले सवाल तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट वाइज सवाल है, बताना पड़ेगा कि 28वां के दोनों स्टेटमेंट में से क्या हमारा सही है, क्या गलत है। जैसे लिखा हुआ है, दिए गए कथनों में से विचार कीजिए। पहला लिखा है, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, टोटली रॉन्ग। बताओ, कार्बनिक यौगिक को सुचालक कह दे रहा है बटवास। कार्बनिक यौगिक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल नहीं होता, यस ये एकदम सही है। आयनिक यौगिक में प्रबल होता है, आयनिक यौगिक में अट्रैक्शन फोर्स मजबूत होता है। और आपको बता दें, कार्बनिक यौगिक में मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, तो प्रबल नहीं होता। ये बात एकदम सही लिखी है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी देख लो, प्रथम सेकंड हमारा सत्य है, फर्स्ट हमारा असत्य। ऑप्शन नंबर बी सही। आगे बढ़े, नेक्स्ट लो 29 नंबर लगाइए इसको। 29 नंबर बोला जा रहा है, एक मीथेन गैस के अणु के दहन करने से कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना जल बनेगा। आप बताओ, मीथेन गैस का अगर हम दहन करें, यानी इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ का है, तो सबसे पहले हमें बनेगा CO2, और बच्चों 4 हाइड्रोजन 2 H2O बना के बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें 2O2 करना होगा। अब आप बता दो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कितना जल बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की संख्या 1 है, जल के मॉलिक्यूल की संख्या 2 है। ये हमारा उससे लिया गया सवाल है, कंबस्शन। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट चलो 30वां नंबर, इसका आंसर तो आप जल्दी दे दो। बोला ये निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और बताइए इनमें से क्या है, मैचिंग चाहिए। जैसे कि C6H6 क्या होता है बताइए, बेंजीन होता है। तो पहले का उत्तर किसके साथ जाएगा, पहले का उत्तर बी वाले उत्तर के साथ। C2H4 एथिलीन होता है, एथिलीन हमारा डी में है। तो शुरुआत में ही आपको BD मिलना चाहिए, BD। देखो शुरुआत में BD वाला आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, देख लो शुरुआत में BD वाला आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी सवाल से। बाकी सब मैच कराने की जरूरत नहीं, समझे ना। बाकी ये हमारा एल्डिहाइड है, तो इसे एसिटल्डिहाइड कहेंगे, ये पूरा का पूरा मिल जाएगा इसके साथ, सी वाले उत्तर के साथ। ये हमारा एसीटोन है, ऐसे बहुत सारे हैं। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट 38 नंबर बताओ, 38 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, साइक्लोपेंटेन में कुल कितने सिंगल बॉन्ड है। ओहो, साइक्लोपेंटेन बनाना है, तो हमने देखिए यहां से साइक्लोपेंटेन इस तरह से बना दिया कि सर ये हमारा साइक्लोपेंटेन बना दिया। और आपको पता है कि साइक्लोपेंटेन बनाते समय बाकी दो वैलेंसी हमें हाइड्रोजन के साथ बैलेंस करनी पड़ेगी, ऐसे
अब आपको क्या बोला जा रहा है, सर बोला ये जा रहा है कि क्या आपको साइक्लोपेंटेन में टोटल बॉन्ड बताइए। तो 5 कार्बन है, तो 5 तो हमारे अंदर वाले हो गए और 10 बाहर वाले हो गए। तो साइक्लोपेंटेन में बताइए टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 15 बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हो जाएगा, 15 बॉन्ड। देखो स्ट्रक्चर, इसीलिए जब आप लोग स्ट्रक्चर सीख रहे थे तो मैं कह रहा था कि इसमें ना नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्या पूछे जाते हैं, बॉन्ड्स पूछे जाते हैं कि कहां कितने बॉन्ड होंगे। जैसे भी वाला सवाल देखो, ब्यूटेन और पेंटेन के कितने समावयवी हैं। तो याद करो मैंने कहा था कि जब आप मेथेन की बात करते हैं, जब आप एथेन की बात करते हैं, जब आप प्रोपेन की बात कर सकते हैं, तो इन तीनों के 1 समावयवी होते हैं। फिर जब आप ब्यूटेन की बात करते हैं तो इससे 2 समावयवी होते हैं। फिर मैंने जब बोला पेंटेन की बात करते हैं C5H12 तो 2n-1, तो 2 दूनी 4 -1 3 समावयवी होते। ऐसे 10 तक के मैंने आपको याद कराए थे। ठीक है, तो इन्होंने ब्यूटेन और पेंटेन के पूछे, तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा, 2 और 3 के साथ जाने का। 2 और 3 इसके समावयवी होंगे। प्रसाद एक बच्चा है कि सर सोल्यूशन चाहिए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ रहे। मेरे भाई अगर मैं उस तरह से कराऊंगा ना तो आप ये मान के चलिए कि आपका पढ़ा हुआ सब बेकार है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपने थ्योरी मुझसे पढ़ रखी है। अब ये जो चीज मैंने आपको अभी भी बताई ना, ये चीज मैंने थ्योरी में पढ़ा रखी है। अब आपने अपना थ्योरी नहीं पढ़ी तो फिर आपको ये नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसलिए जब मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मैं ऐसा पूरी तरह से मान के चल रहा हूं कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ रखी। जिस क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि जिसकी थ्योरी आपने नहीं पढ़ी उसका डिटेल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। अब जैसे कि अगला सवाल है, इनमें से कौन सा तत्व सही है, बताओ। तो कौन सा तत्व सही है। अब जैसे इन्होंने 3 स्टेटमेंट ली है, क्लोरोफॉर्म में 3 कार्बन परमाणु है, क्या ये बात सही है। अब आप बताओ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH-Cl3। सोचिए कि इसमें 3 कार्बन परमाणु है। मेथेन में 4 कार्बन परमाणु है, सोचिए मीथेन में क्या है, 4 कार्बन परमाणु है। एथेनॉल में 3 कार्बन परमाणु है, सोचिए एथेनॉल में क्या 3 कार्बन परमाणु है। एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु है, सोचिए क्या एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु है। आप बताओ इनमें से क्या सही है, इनमें से क्या हमारा सही है। तो साफ साफ पता चल रहा है भैया ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी सब में देख लो कार्बन परमाणु की जो संख्या है जो है उससे अलग दिखाई दी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट ये लो बताइए। अब ये सब मैं बता चुका हूं आप लोगों को, है ना, इसमें कुछ वो नहीं है। तो आप थ्योरी पहले पढ़ के आइए प्रसाद। नेक्स्ट आइए, बोला जा रहा है मैच रहिए। अब जैसे कि COOH है, ये तो अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ये C के साथ जाएगा। बच्चों RCOR और COOR, देखो RCOR तो 101% कीटोन है, बताइए कीटोन है। और RCOOR, देखो COOR ये क्या होता है, तो COOR क्या होता है, तो कह दे रहे ये हमारा होता है एस्टर। ठीक है, तो आंसर बताइए CBA ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, डी। भाई COOH अम्ल है, RCOR हमारा कीटोन होता है और COOR क्या होता है, ये हमारा एस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, डी वाला आंसर एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अब सुनो बड़े ध्यान से। जब हम लोग ये कहते हैं RCOOH, ये क्या है, तो डेट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगर कहीं पर लिखा हो RCOOR ये, तो इसको क्या बोला जाता है, तो कह देना इसको बोलते हैं हम लोग एस्टर। पता है एस्टर का यूज कहां होता है, तो कहना एस्टर का मेन यूज होता है, कह सकते हो कि महक देने में, जो हमारे सेंट वेंट आते हैं ना वहां एस्टर यूज करते। तो जहां पर भी हमें स्मेल की जरूरत पड़ती है, एक अच्छी सुगंध की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम लोग एस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लीजिए, इसको पढ़िए, बताइए। समान सूत्र इन्होंने बोला है, समान सूत्र CnH2n+2 के साथ 5 कार्बन परमाणु वाला यूनिट बताइए। अब इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया 5 कार्बन परमाणु वाला यूनिट, तो जैसे ही आप 5 रखोगे तो C5H12 हो जाएगा यहां पर।
हो जाएगा। और C5H12 ये बताइए क्या हो जाएगा, साफ साफ पता चल रहा है कि ये हमारा पेंटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी समझ। नेक्स्ट, हाँ परफ्यूम में बोल सकते हैं, है ना। अब 36 नंबर सवाल देखिए। कल मतलब एक बच्चा कह रहा था कि हम सर स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी नेम बना सकते हैं, क्या आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है? उसी का मैंने एक सवाल लिया हुआ है। जैसे कि ये सवाल लिखा है कि 1 ब्यूटीन 3 आइन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताइए। 1 ब्यूटीन 3 आइन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताइए। बच्चों ये संख्या तभी निकल पाएगी जब आप इसकी स्ट्रक्चर बना पाओगे, बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए सवाल सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले तो देखो क्या नाम लिखा है। तो सर आपके सामने नाम लिखा है 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, है ना। और 1 ब्यूटीन के बाद बताइए क्या लिखा हुआ है, 3 आइन, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप बताओ ब्यूटीन है ना, ब्यूटीन, ब्यूटीन का मतलब क्या हुआ सर? ब्यूटीन का मतलब हो गया कि यहां पर 4 कार्बन होने चाहिए, तो मैंने 4 कार्बन लगा दिया। सर 1 इन लिखा है, 1 इन, 1 इन का मतलब ये हुआ, 1 इन का मतलब ये हुआ शुरुआत में डबल बॉन्ड हो रहा। 3 आइन लिखा है, 3 आइन का मतलब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो रहा। और बच्चों नंबरिंग कुछ ऐसी रही हो रही, 1 2 3 4, तो 1 इन 3 आइन। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 8 हाइड्रोजन, यहाँ 8 हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन की 4 वैलेंसी हो रही, इस हाइड्रोजन की 4 वैलेंसी हो रही, लेकिन इसकी भी हो रही। अब इसकी 4 वैलेंसी करने के लिए ये करना पड़ेगा। देख लो आप गौर से देख लीजिए, मैंने कल भी कहा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है। किसको वरीयता दी जाती है? डबल बॉन्ड को। ये हमारी स्ट्रक्चर बन रही बनेगा। आप इसका नाम देखिए, डबल बॉन्ड से यहां से, तो इसका नाम वही पड़ेगा, 1 ब्यूटीन 3 आइन। चलो अब बताओ कितने सिग्मा, तो कह देना 1 2 3 4 5। सर 5 सिग्मा और 0 पाई, क्योंकि 5 सिंगल बॉन्ड, 8 डबल बॉन्ड है तो 8 सिग्मा 8 पाई, और 8 ट्रिपल बॉन्ड है तो 8 सिग्मा 2 पाई। हमने सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग सारे सिग्मा सारे पाई लिख लिए। तो आप बताइए टोटल कितने सिग्मा हो जाएंगे? 7 सिग्मा हो जाएंगे, और मेरे भाई 3 पाई हो जाएगा। 7 सिग्मा 3 पाई। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, 7 सिग्मा एंड 3 पाई। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट बताओ, प्रोपेनोन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या कितनी होगी? फिर से आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी पहले प्रोपेनोन की। बच्चों प्रोपेन लिखा है, नॉन नहीं लिखा, माफ करिएगा। प्रोपेन होता है C3H8। अब C3H8 की बताइए क्या बन जाएगी? C3H8, C3H8, ये देखिए ये हमारा C3H8 है। ओके, ये हमारा C3H8 है। हमने यहां पर स्ट्रक्चर बना दी। इन्होंने बोला टोटल सहसंयोजी बंध बताइए, बताइए कितने सहसंयोजी बंध हो गए? तो आप बताओ, ऊपर 3 नीचे 3 बीच में 4, ऊपर 3 नीचे 3 बीच में 4, टोटल देख लीजिए 10 सहसंयोजी बंध है, 10 कोवैलेंट बॉन्ड है। चेक कीजिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाँ भाई इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट करो। वैसे हालांकि ये रिएक्शन मैंने पहले बता भी रखी है आप लोगों को, ध्यान दिया और आपने सवाल को पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। 38 नंबर, एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो बताइए प्राप्त होने वाला उत्पाद बताइए। याद करो मैंने आपको जब एथिलीन की रिएक्शन बताई थी तो कहा था कि जब हम एथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करते हैं और 443 केल्विन इसका टेम्परेचर है, तो हमारे पास एक गैस बनेगी जिसका नाम होगा एथिलीन गैस, और प्लस बताइए क्या बनेगा? पानी। ये एथिलीन गैस के निर्माण की विधि होती है, ये एथिलीन गैस के फॉर्मेशन की विधि होती है जो कि मैंने आपको बताई थी, है ना। 2 विधियां बताई थी एथिलीन गैस के फॉर्मेशन की। तो आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर, एथिलीन गैस, ऑप्शन नंबर, है ना। थ्योरी जाके देखिए, थ्योरी में ये सब लिखा हुआ है। ओके, इसको बताइए। इसकी भी आप, ये विधि मैंने बताई नहीं थी लेकिन आप नोट डाउन कर लेना, थ्योरी में मैंने ये नहीं बताई थी क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है तो समझो बात को, बहुत ध्यान से समझो। ये भी एक विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिथाइल एल्कोहल बनाने की विधि है, मिथाइल एल्कोहल। बच्चों आपको मैं बता दूं, जब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है, और आपने अगर इसको हाई प्रेशर का मतलब 340 ATM इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा, 340 ATM का प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो ये आपस में रिएक्शन करके मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन करती है, यानी CH3OH का फॉर्मेशन करती है।
आप रिएक्शन देख लीजिए, बैलेंस होट है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस 340 एटीएम पर मिथाइल अल्कोहल बनाती है। बच्चों मिथाइल अल्कोहल को हम ध्यान रखना एक और नाम से भी जानते हैं, वुड ऑफ स्प्रेट, वुड ऑफ स्प्रेट। तो वुड ऑफ स्प्रेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। और मिथाइल अल्कोहल ध्यान रखना एक जहरीला कंपाउंड होता है, इथाइल अल्कोहल नहीं होता, लेकिन मैथाइल अल्कोहल एक जहरीला कंपाउंड होता है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जा रहा है, बी वाला आंसर देता है। इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट टाइम चलो अगला वाला बताइए, इनमें से कौन सा कार्बनिक योडिट अन्य 3 कार्बन योडिट से समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है ना। कौन सा योडिट ऐसा है जो समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, होमोलोरस सीरीज से संबंधित नहीं है, बाकी 3 से संबंधित नहीं है। आप समझो, बाकी अगर आप सब में देखिए तो यहां डबल से 2 अधिक है, यहां डबल से 2 अधिक है, ये डबल से 2 अधिक है, तो ये सब एक जैसे। लेकिन लास्ट वाले आंसर तो देखो, ये जस्ट डबल है, C4H8, ये हमारा डबल है, तो ये अलग है। तो बोला जा रहा है कि कौन सा योडिट बाकी सबसे अलग है। ठीक है, चलो आगे आइए, ये लीजिए 41 नंबर। अब थोड़ा सोच समझ के इसमें आंसर लगाइएगा। इनमें से कौन सा आणविक योडिट चक्रीय हाइड्रोकार्बन नहीं है। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा आणविक योडिट चक्रीय हाइड्रोकार्बन नहीं है, साइक्लिक नहीं है। सोच समझ के बताइए, इनमें से कौन हमारा साइक्लिक नहीं है, सॉरी इनमें से कौन सा हमारा साइक्लिक है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, नहीं चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों देखो, ये हमारा प्योर एल्केन है C5H12, ये भी हमारा एल्केन है C4H10, ये भी हमारा एल्केन है, तो ये साइक्लिक नहीं बन सकता। बट आप देखिए ये वाला जो C है ना आंसर, C6H12, आप इसको अभी तो एल्कीन कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये हमारा याद करो C6H12 हमारा साइक्लोहेक्सेन भी बना सकता है। याद है ना, ये क्या बना सकता है, साइक्लोहेक्सेन भी बना सकता है। तो इनमें से कौन सा आणविक योडिट चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है, तो कह देना C6H12 यानी साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो बोला जा रहा था ना कौन सा साइक्लिक से संबंधित है। नेक्स्ट आइए, नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना। पहले तो आप नेफ्थलीन का फॉर्मूला समझो बच्चों। नेफ्थलीन का जो फॉर्मूला होता है, जब कभी स्ट्रक्चर में तुमसे पूछे तो याद रखना, स्ट्रक्चर में तुम्हें नेफ्थलीन इस तरह से बना के दिखानी है। नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से, और इसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं, इस तरह से यहां, इस तरह से यहां, है ना। फिर यहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहां लगाना पड़ेगा, ये 4 है, हाँ 4 है, यहां लगाना पड़ेगा, फिर यहां लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाई सर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो C10H8 होता है। बच्चों ये जो नेफ्थलीन है ना, ये एक गंध वाला पदार्थ होता है। कैसी, गंध वाला। आपको बता दे, जब भी कभी आपके घरों में कीड़े वीड़े आते हैं ना, कीड़े वीड़े, है ना, जो छोटे छोटे पतंगे होती है, तो उन पतंगों के लिए हम लोग नेफ्थलीन की छोटी छोटी गोलियां आती हैं, है ना। तो वो जो छोटी छोटी गोलियां आती है नेफ्थलीन की, जब वो आप अपने घर के पास में रख देते हो तो कीड़े आना बंद हो जाते हैं, कीड़े आना बंद हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो नेफ्थलीन बनाया जाता है, ये कोल तार से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, कोल तार। और कोल तार मिलता है पेट्रोलियम से। तो कभी कभी ऑप्शन में अगर कोल तार ना मिले तो पेट्रोलियम लगा दीजिए, लेकिन अगर कोल तार है तो कोल तार पहले लगे। सर आज मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, टीम स्लो काम कर रहा है। ठीक है, मैं एक बार बोल दूंगा उनको, है ना। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए वाला आंसर। नेफ्थलीन के बारे में ध्यान रखना, गंध के लिए स्पेशली यूज करते। चलो बताओ, 43 बोला है सही विकल्प का चयन करें। इन्होंने सारे के सारे नाम लिखे हैं और बोला जा रहा है कि बताइए खाली जगह में क्या आना चाहिए। आसान है, एल्कोहल है प्योर। आप देखो, सबसे पहले हमारा ये मिथाइल एल्कोहल हो गया, ये हमारा इथाइल एल्कोहल हो गया, लास्ट वाला देखिए ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया, तो 101% यहाँ प्रोपाइल एल्कोहल आएगा। ये हमारा प्रोपाइल एल्कोहल होगा, C3H7OH। C3H7OH ये हमारा प्रोपाइल एल्कोहल। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, चलो 44 नंबर बताइए। क्या बात है, थोड़ा कमेंट फास्ट करते रहिए, हम लोग 44 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। बताइए क्या बोला जा रहा है, कौन सा एल्कीनो की समजातीय श्रेणी से संबंधित है।
ठीक है, एल्कीनोटी, इन्होंने एल्कीन्स बोला है। पता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सर एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जस्ट डबल। तो डबल वाला तो हमारा एक ही आंसर है, ये देखो ये हमारा एल्कीन है, बाकी और कोई भी एल्कीन नहीं है, क्योंकि इन्होंने एल्कीन्स बोला है। एल्कीन्स का मतलब ही होता है CnH2n, यानी जस्ट डबल। नेक्स्ट है अगला, एक बच्चे का फोन आ रहा है, रुको जरा उठा लेता हूँ। हेलो, हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग। मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। मैं अभी क्लास में हूँ ना, मैं तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है, ओके। तो अभी ना सवाल में आपको बताया रखा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इन्होंने बोला है कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अरे यार सबसे कम तो उसका होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम होगी। तो नंबर ऑफ कार्बन देखो सबसे कम किसमें? ऑप्शन नंबर सी में, है ना। ऑप्शन नंबर सी में देख लो, नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम है, इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा, ठीक है। ये बात मैंने बताई थी वहां पर, लेकिन हाँ ये बात तब वैलिड होती है जब वो होमोलोगस सीरीज होता है। एक बार चेक कर लिया करो होमोलोगस सीरीज है कि नहीं। डबल से दो अधिक, डबल से दो अधिक, डबल से दो अधिक, डबल से दो अधिक, यस होमोलोगस सीरीज है। अगर होमोलोगस सीरीज है तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताइए 46 नंबर। बोला है फ्रेडरिक वेलर द्वारा यूरिया के निर्माण में किस यौगिक का प्रयोग किया गया? आपको पता है जब भी कभी एक सवाल आता है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? तो याद रखना, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है फ्रेडरिक वेलर। फ्रेडरिक वेलर को ध्यान रखना, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। इन्होंने ध्यान रखना 1828 में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज की थी, मतलब प्रयोगशाला में बनाया था सबसे पहला 1828। और 1828 जो सबसे पहले बनाया था 1828 में, ध्यान सुनो, तो 1828 में कैसे बनाया था? अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट होता है NH4CNO। जब अमोनियम साइनेट को आप ड्रम करते हैं तो ध्यान रखना NH2CO NH2 बनता है, NH2CO NH2 बनता है। ये पहला हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ध्यान रखिए। ये किससे बनाया गया था? अमोनियम साइनेट से। तो फ्रेडरिक वेलर जिसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, और 1827 में बनाया था। बच्चों फ्रेडरिक वेलर का कंट्री भी याद रखिए, कई बार क्या होता है साइंटिस्टों के कंट्री भी पूछ लेता है। ये जर्मन साइंटिस्ट थे। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ज्यादातर जो केमिस्ट्री में साइंटिस्ट आए वो ज्यादातर जर्मन ही थे, मोस्टली जर्मन थे। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है, और मैं आपको बता दूं इस सवाल को मैंने आपको कहा भी था कि इसके याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला जा रहा है इनके क्रोथनान के बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, है ना। आप देखो आपके पास कई सारे हाइड्रोकार्बन लिखे, और बोला जा रहा है कि इनके क्रोथनान के बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, तो इनमें से टिस्टर क्रोथनान सबसे ज्यादा होगा, टिस्टर क्रोथनान सबसे कम होगा। बताइए लग जाएगा? हाँ सर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता भी रखा है इसके बारे में। सुनो बच्चों याद करो, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट मैंने कितना बताया था? -161 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इसका मैंने बताया था 61 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, जो इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। और एल्कोहल का मैंने बॉइलिंग पॉइंट आपको कितना बताया था? 78 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और एसिडिक अम्ल का याद करो, मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया था 117 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये इसलिए याद कर लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह के कई सवाल लिखे हुए सिर्फ इन्हीं के बॉइलिंग पॉइंट से। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? डी वाला आंसर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी एकदम। नेक्स्ट चलो 48 नंबर पढ़िए, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का क्या आंसर होना चाहिए? बताओ। बोला ये जा रहा है एल्केन के संबंध में कौन सा कथन सही है ना। सबसे पहले देखो इन्होंने एल्केन्स लिखे, एल्केन्स में ध्यान रखना कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वन और मोर सिंगल बॉन्ड्स, यस ये सही है। डबल बॉन्ड होता है, गलत है सर, गलत है। डबल बॉन्ड होता है, गलत है सर। और आगे लिखा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, गलत, ये भी गलत। बच्चों एल्केन्स ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद हैव वन और मोर सिंगल बॉन्ड्स। हाँ बिल्कुल, ए आंसर एकदम सही है।
आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है अगला। इसका आंसर दीजिए 49 नंबर। हम लोग 49 तक पहुंच चुके 75 में से। हाँ बिल्कुल, ए आंसर एकदम सही है। अब 49 नंबर सवाल को पढ़िए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जा रहा है। 8वीं सूत्र लिखा है C3H4। आपको बता रहा है कि C3H4 ये हमारा क्या है, इनमें से क्या है ना। C3H4 बताइए आप इसको क्या बोलोगे। तो कह रहा बहुत आराम से आप देखो, ये डबल से 2 टर्म है, हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 टर्म है। अगर डबल से 2 टर्म है तो 101% ये हमारा क्या होगा, एल्काइंस होगा, एल्कीन नहीं होगा, है ना। यहाँ इंग्लिश में थोड़ा सही लिख लेना, एल्कीन होना चाहिए था इंग्लिश। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए वाला आंसर सही है ना, ए आंसर सही है। नेक्स्ट चलो 50 नंबर बताइए। 75 में से 50 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, है ना। नहीं नहीं वो सेम नहीं है, मैं उसको सही कर दूंगा जब आपको पीडीएफ दूंगा। हिंदी वाले से भी आप देख लो एक बार। ओके चलो बताओ, बोला जा रहा है प्रोपेनोन में कितने डबल बॉन्ड होंगे। प्रोपेनोन, तो आप प्रोपेनोन की पहले स्ट्रक्चर तो बना लीजिए सर। तो प्रोपेनोन की स्ट्रक्चर याद करो, मैंने बताया था CH3CO और CO ऐसे बनता है। ये है प्रोपेनोन, ये वाला प्रोपेनोन। तो आप बताओ प्रोपेनोन में कितने डबल बॉन्ड होंगे। तो कहना आसान है सर, प्रोपेनोन में तो सिर्फ 1 डबल बॉन्ड होंगे। कार्बन की संख्या पूछी जाती है तो 3 बताइए। इन्होंने डबल बॉन्ड से पूछे ना, डबल बॉन्ड कितने, 8 है ना। चलो नेक्स्ट है 51 नंबर, आंसर दीजिए। बोला है उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाएगा जिनमें 8 से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। देखो इन्होंने बोला है उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या नाम से जाना जाएगा जिसमें 8 से अधिक डबल बॉन्ड होंगे। अब जब साफ साफ बोल दिया 8 से अधिक डबल बॉन्ड, 8 से अधिक डबल बॉन्ड, तो क्या आंसर जाएगा बताओ। देखो कीटोन में सिर्फ 8 डबल बॉन्ड होता है, अरे एसिड में भी 80 डबल बॉन्ड होता है। एसिड की कभी स्ट्रक्चर देखिए तो 80 डबल बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच। लेकिन एल्कीन्स, एल्कीन्स ध्यान रखना, एक ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कई सारे डबल बॉन्ड हो सकते हैं, वो सब हमारे एल्कीन में काउंट होंगे। कई बार हो सकता है कि वो फॉर्मूले का पालन नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना इनमें 8 से अधिक डबल बॉन्ड होंगे, है ना। बाकी कीटोन में नहीं होता। एसिड में भी आप बनाते देखो, जब एसिड की स्ट्रक्चर बनती है ना COOH, ऐसे जब भी कभी आप एसिड की स्ट्रक्चर बनाते COOH, तो ये पता है कैसे बनता है, ऐसे बनता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये बनता है ऐसे। तो इसमें भी 8 से अधिक डबल बॉन्ड नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर एकदम से। 52 नंबर बताइए। 52 नंबर सवाल ये है कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक में कौन सा कथन सही है। बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल दिया, तो जब सैचुरेटेड ही बोल दिया तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब गलत हो जाएगा, है ना। सैचुरेटेड बोल दिया ना, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है सर, सिंगल बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर सही है ना। नेक्स्ट है, ये लीजिए, अब इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, लंबी लैंग्वेज है थोड़ा सा, है ना। बोला यह है कि कार्बन सिलिकॉन की तुलना में, कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक संतुलन का गुण बनाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है। मैंने पहले भी कहा था कि कार्बन सिलिकॉन एक ही वर्ग में आते हैं, लेकिन फिर भी सीरीज बनाने का गुण सिर्फ और सिर्फ कार्बन का होता है, सिलिकॉन का नहीं। ऐसा पता है क्यों, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है और बॉन्ड मजबूत बनाता है, सिलिकॉन से मजबूत बनाता है। तो सिलिकॉन की तुलना में कार्बन बड़े आकार का होता है, गलत हो गया। सिलिकॉन की तुलना में कार्बन क्यों बड़े आकार का हो गया, सिलिकॉन की तुलना में कार्बन छोटे आकार का है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से दुर्बल होता है, गलत हो गया। ये दूसरा वाला पॉइंट गलत बोल दिया। सिलिकॉन की तुलना में कार्बन छोटे आकार का है और कार्बन कार्बन बॉन्ड सिलिकॉन बॉन्ड से प्रबल होता है। सिलिकॉन की तुलना में कार्बन छोटे आकार का है, यस कार्बन छोटे आकार का है, और कार्बन कार्बन बंध सिलिकॉन बंध से प्रबल होता है, यस ये एकदम सही है, ये सही है, सी आंसर एकदम सही। सिलिकॉन की तुलना में कार्बन बड़े आकार का है, गलत हो गया भाई, कार्बन छोटे आकार का होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट बताओ, अगला वाला क्या है। नेक्स्ट वाला सवाल बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा समजातीय श्रेणी में
क्रोथनांक का ग्रेडियंट से संबंधित है, ठीक है, क्रोथनांक के ग्रेडियंट से संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से क्या हमारा सही है, क्रोथनांक से संबंधित है। ये 54 नंबर सवाल। आणविक द्रव्यमान में कमी होने पर क्रोथनांक में वृद्धि होती है, गलत। याद करो मैंने कहा था जब कार्बन की एटम की संख्या बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, या अणुभार बढ़ता है तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इन्होंने बोला द्रव्यमान में, अणु द्रव्यमान में कम हो रही तो क्रोथनांक में वृद्धि हो रही, गलत। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि हो रही तो क्रोथनांक में कमी हो रही, नहीं सर ये भी गलत है, उल्टा है। क्रोथनांक आणविक द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, ये भी गलत है। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने से क्रोथनांक वृद्धि हो रही, यस ये सही है। अणुभार में जैसे जैसे हमारा इंक्रीजमेंट होता है उसका कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा बढ़ता रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सब मैंने डिटेल में समझाया है, अभी मत कहना कि सर ये तो ऐसे ही आपने बता दिया, सब कुछ मैंने आपको एप्लीकेशन में थ्योरी में पढ़ाया है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप सब लोग पूरी थ्योरी कंप्लीट करके आए होंगे। नेक्स्ट आइए, बताइए अगला वाला सवाल पढ़िए जल्दी से और बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। बोला है इनमें से कौन सा 3 कार्बन कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन वाला समूह है। क्या बोला, 3 कार्बन है और एक कीटोन है। देखो भाई ध्यान से समझो, एक तो 3 कार्बन होना चाहिए और कीटोन होना चाहिए, है ना बिल्कुल। तो आंसर इसका जाएगा प्रोपेनोन। 3 कार्बन है और कीटोन के लिए ओन लगाते हैं, प्रोपेनोन। नेक्स्ट आइए, चलो 56 नंबर, सीएनजी और एलपीजी के बारे में बताइए कौन सा कथन गलत है। बोलो भाई, सीएनजी और एलपीजी के बारे में आप बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला लिखा है सीएनजी और एलपीजी दोनों पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जाती है। दूसरा लिखा है सीएनजी और एलपीजी में कार्बन कण नहीं है, दोनों कार्बन आधारित ईंधन है, और एलपीजी और सीएनजी स्वच्छ ईंधन के लेवल में आते हैं। आपको बताना है कि इनमें से क्या हमारा गलत है। ना 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 ना, देखो जब उन्होंने ये सवाल में बोला कि 3 कार्बन, जब उन्होंने बोला 3 कार्बन तो वो सीओ वाला काउंट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब ठीक है, अब मान लीजिए लेते जब ऑप्शन नहीं है तो हम लोग बहस ही नहीं करेंगे उस चीज पे लेके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों इस सवाल का सही उत्तर होगा ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सीएनजी और एलपीजी दोनों घरों में पहुंचाई जाती है पाइप द्वारा, गलत है बच्चों। एलपीजी तो घरों द्वारा पहुंचाई जाती है, घरों में पहुंचाई जाती है, लेकिन सीएनजी कभी भी घरों में नहीं पहुंचाई जाती। आप बताओ कभी आपने देखा है कि सीएनजी घरों में पहुंचाई जा रही है? नहीं सर, गलत। एलपीजी दोनों में कार्बन के कण नहीं होते, यस ये एकदम सही है बच्चों। कार्बन के कण नहीं होते, अगर कार्बन के कण होते ना तो उसे सॉलिड फ्यूल में काउंट किया जाता। कार्बन के कण पता है किसमें होते? कोयले में होते। एलपीजी और सीएनजी में कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन कार्बन के कण नहीं होते। कार्बन के कण का मतलब ये होता है कि कोयले के जैसे छोटे छोटे पार्टिकल होना, है ना। दोनों एलपीजी दोनों कार्बन पे आधारित ईंधन है, ये सही है। एलपीजी तो स्वच्छ ईंधन के उसमें काउंट किया जाता है, ये भी सही है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। सीएनजी और एलपीजी हमारे ये दोनों जो है घरों में पाइप द्वारा नहीं पहुंचाए जाते, ए गलत है। ध्यान रखते हैं ये ग्रुप डी परीक्षा 2022 में आया हुआ सवाल है। संतावन, इनमें से कौन सा यूनिट चक्रीय और असंतृप्त है? देखो एक तो बोला साइक्लिक होना चाहिए सर, और दूसरा ये बोला अनसैचुरेटेड होना चाहिए। अनसैचुरेटेड उसको बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 55 का डी नहीं होगा मेरे भाई, 55 का ए ही सही है। जो डी वाला पॉइंट लिखा है वो सही है। सीएनजी और एलपीजी को हम स्वच्छ ईंधन के रूप में लेबल किया जाता है, ठीक है। चलो तो बताइए इनमें से क्या हमारा सही होना चाहिए। इन्होंने बोला साइक्लिक होना चाहिए और अनसैचुरेटेड होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो साइक्लिक भी है डबल बॉन्ड भी है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर देगा। ऑप्शन नंबर सी बेंजीन। यहां साइक्लोप्रोपेन नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन में सिंगल बॉन्ड आता है, सैचुरेटेड होते हैं। नेक्स्ट, कौन से हाइड्रोकार्बन उनके क्रोथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं? कौन से हाइड्रोकार्बन उनके क्रोथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं? ठीक है सर, क्रोथनांक का बढ़ता हुआ क्रम तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ कार्बन एक जैसे रूप से बढ़ने चाहिए।
जैसे मीथेन के बाद ब्यूटेन आ रहा, ब्यूटेन के बाद प्रोपेन आ रहा, गलत, उल्टा हो गया है ना। ब्यूटेन, मीथेन के बाद ब्यूटेन तो चलो ठीक है, ब्यूटेन के बाद प्रोपेन कैसे आ सकता है, गलत। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद पेंटेन, पेंटेन के बाद ऑक्टेन, ये सही है सर। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद हेप्टेन, हेप्टेन के बाद मीथेन, गलत हो रही है सर। ऑक्टेन के बाद इथेन, गलत हो रही है सर। तो आप देखिए, तो यहां पर जो भी हमारा क्वथनांक है ना, उसका सही जो बढ़ता हुआ टर्म दिखाई दिया है वो दिखाई दिया है मेरे भाई किस में, तो वो दिखाई दिया है ये वाले आंसर, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट 59 नंबर, बताओ इनमें से कौन सा यौगिक जल से क्रिया करके मीथेन उत्पन्न करता है। बढ़िया सवाल है, ये कंफ्यूजन सवाल है, ये भी आया हुआ सवाल है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों। याद करो, मैंने आपको कहा था कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जब भी कभी जल के साथ कराते हैं तो याद करो जो गैस उत्पन्न होती है वो एसिटिलीन गैस होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये रिएक्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए, एसिटिलीन गैस बनता है। तो कैल्शियम कार्बाइड तो उत्तर गलत हो गया, तो हमें मीथेन गैस उत्पन्न करनी है बच्चों। फिर मैंने कहा था एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड क्या काम करता है कि जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है, पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ये एक तो आपका बनाएगा मीथेन गैस यानी CH4 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैंने इसका पूरा तरह से आपको रिएक्शन कंप्लीट किया भी है। अगर यहाँ 4 एल्यूमिनियम है तो यहाँ 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए, यहाँ 3 कार्बन बनना चाहिए, 3 कार्बन, ठीक। तो 3 कार्बन है यानी 4 3 12 हाइड्रोजन आना चाहिए, और 12 हाइड्रोजन है 12 OH, तो यहाँ 12 H2O आना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, तो 4 3 12, 3 कार्बन है, 4 3 12 और 4 3 12, हाँ सही है, ये तब सही है। बट एक और कंपाउंड का नाम याद रखिए, बेरिलियम कार्बाइड। जो हमारा बेरिलियम कार्बाइड होता है उसका फॉर्मूला होता है BeC2, अरे सॉरी Be2CO, पता है ऐसा कैसे बना? नहीं सही कह रहा, BeCa2। भाई देखो कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम ये सब एक ही में आते हैं, तो BeCa2। BeC2 जब हमारे पास पानी के साथ रिएक्शन करता है तो भी ध्यान रखना ये कौन सा कंपाउंड बनाता है, तो भी ये मीथेन गैस बनाता है। क्या बनाता है? मीथेन। तो मीथेन गैस बनाएगा तो हमें यहाँ 2CH4 लगाने होंगे, और 2CH4 लगाने होंगे तो 2CH4 लगाने होंगे तो यहां पर 8 हाइड्रोजन हो गया, तो हमें यहां पर क्या बनाना होगा? BeOH का होल ट्वाइस, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। अरे तो रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पर हमें क्या करना होगा? 8 H2O करना होगा। बैलेंस है तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, नहीं बैलेंस तो अभी नहीं हुआ है, 8, चलो कोई नहीं बैलेंस हो जाएगा, अभी देख लेंगे कैसे बैलेंस होगा। तो आप 3 चीजें याद रखिए, एक तो कैल्शियम कार्बाइड जब भी कभी पानी के साथ रिएक्शन करता है एसिटिलीन गैस बनाता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्शन करता है मीथेन गैस बनाता है, बेरिलियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्शन करता है मीथेन गैस बनाता है। ये 3 चीजें याद रखिए, क्योंकि यहां आंसर में एल्यूमिनियम कार्बाइड नहीं था, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बेरिलियम कार्बाइड। ओके, मैग्नीशियम बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता, सिलिकॉन भी रिएक्शन नहीं करता। ये 3 रिएक्शन ही आपको नोट डाउन करनी है, 2 मैंने बता रखी थी। चलो आ जाइए 60वां नंबर, नेक्स्ट एसिटिलीन अणु में आपको बताना है कितने सिग्मा कितने पाई। तो एसिटिलीन अणु बना दीजिए। एसिटिलीन अणु बताइए कैसे बनता है? C2H2 कैसे बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। सर एसिटिलीन अणु में बोला जा रहा है कितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, कितने पाई। तो यहां पर सिग्मा हो रहा है, यहां सिग्मा हो रहा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई होंगे। तो टोटल बताइए कितना हो गया? 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हो जाएगा, 3 सिग्मा 2 पाई के साथ। एएलपी का दोबारा फॉर्म भरा जाएगा? नहीं भरा जाएगा। चलो 61 नंबर बताइए। बताओ अगले वाले सवाल की ओर बढ़िया और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। बोला है कार्बन योडिट, सेसोजी योडिट के बारे में कौन सा गलत है?
इन्होंने बोला है कार्बोनेट योडिट या सहसंयोजी योडिट के बारे में बताइए, इनमें से क्या हमारा गलत है, बोलो। तो बच्चों इनके गलनांक और प्रतनांक कम होते हैं, यस ये एकदम सही है। विद्युत का कुचालक होता है, ये भी सही है। आकर्षण बल अधिक होता है, गलत हो गया। नहीं आकर्षण बल कम, देखो कम भी लिखा अधिक भी लिखा है, हद है यार। इनके अणुओं के बीच आकर्षण कम अधिक होता है, अट्रैक्शन फोर्स लेस एंड मोर। यार ये क्या बोला जा रहा है, चलो कोई नहीं। यह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनता है, ये गलत है, ये गलत है, ये 101% गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आप बताओ इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, ये गलत लिखा है ना भाई। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, वो साझेदारी से बनता है, शेयरिंग से बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है ना। सी में उन्होंने दोनों बातें बोल दी, कम और ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी उत्तर हमारा गलत है, डी गलत है। चलो 62 नंबर होती है, आंसर दीजिए। 62 नंबर सवाल ये है कि पेट्रोल का 90% और अल्कोहल का 10% ले लेते हैं तो क्या बनता है ना। तो याद करो मैंने कहा था पेट्रोल का 90% या गैसोलीन का 90% और अल्कोहल का 10%, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सर, ये दोनों मिलकर बनाते हैं गैसोहॉल। क्या बनाते हैं, गैसोहॉल। गैसोहॉल बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ग्लिसरॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपसे बोला जाता है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला बताइए, तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला याद रखिए, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और इसके बाद CH2OH, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, गैसोहॉल के साथ। नेक्स्ट 63, बताओ निम्नलिखित में कौन सा है सहसंयोजी योगिक के लिए सत्य है। इन्होंने बोला है कि आप बताओ इनमें से कौन सा हमारा सहसंयोजी योगिक के लिए सत्य है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बोला जा रहा है इसका गलनांक अधिक उच्च होता है, अत्यधिक उच्च होता है, गलत हो गया। गलनांक उच्च नहीं होता। यह जल में घुलनशीलता होती है, यह भी गलत है यार, जल में घुलनशीलता नहीं होती। इन्होंने सत्य बोला। यह ठोस अवस्था में मिलता है, गलत हो गया। यह कार्बोनेट विलायक में घुलनशील है, ये एकदम सही। सारे पॉइंट आप लोगों को बता दिए रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर एकदम सही उत्तर होगा कि भैया कार्बोनेट विलायक में घुलनशील होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोनेट विलायक में घुलनशील होते हैं, और बाकी सारे हमारे गलत है, बाकी सारे मतलब। नेक्स्ट 64 नंबर होती 64 बोला जा रहा है इनमें से कौन सा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का बोला जा रहा है। तो सारे फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो आपको क्लियर होना चाहिए। ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन है। अब इन्होंने एल्डिहाइड पूछा है, तो एल्डिहाइड हमारा कौन सा हो जाएगा सर, एल्डिहाइड हमारा सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO ये हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड है वो बताना है। ओके, तो अनसैचुरेटेड कैसे बताया जाएगा बताइए। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब जैसे कि ये ब्यूटेन लिखा है, प्रोपेन लिखा है, पेंटेन लिखा है, ये सब सैचुरेटेड है। लेकिन एथाइन इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ये हमारा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताइए बेंजीन का बारे में बोला जा रहा है, बताइए इनमें से क्या हमारा बेंजीन है, क्या हमारा बेंजीन है। 1.5 घंटे अभी पहुंचने वाले, 1.5 घंटे से पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, बताओ निम्न में से कौन सा हमारा एक बेंजीन है। तो बेंजीन में डबल बॉन्ड जो है वो एकांतर क्रम में लगे होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बेंजीन है। ये लीजिए बताइए, अच्छा सवाल है, इसको पढ़िए और बताइए जरा कितना उत्तर जाएगा। बोला है निम्न में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन वाली एक वलय रचना बताइए। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन वाली बतानी है। देखो नाइट्रोबेंजीन होता है C6H5NO2, ये नाइट्रोबेंजीन है। बेंजोइक एसिड हो जाएगा C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड है। फिनॉल हो जाएगा C6H5OH,
और बेंजीन हो जाएगा C6H6। तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन वाली जो वलय रचना होगी वो हमारी ऑप्शन नंबर ए बेंजीन हो जाएगी। नेक्स्ट, हेलो, ये 4-5 ऑप्शन लिखे हैं और आपको बताना है कि मीथेन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मीथेन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बोलिए। पहला लिखा है मीथेन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसे मार्स टेस्ट रहते हैं, यस ये एकदम सही है। इसका आणविक सूत्र CH4 होता है, ये भी सही है। यह विस्फोटक मिश्रण बनाती है, मीथेन ना विस्फोटक बनाती है, बिल्कुल एकदम बात सही है। लेकिन मीथेन की आकृति रैखिक होती है, गलत है, ये गलत है। मीथेन की आकृति समचतुष्फलकी होती है, समचतुष्फलकी होती है। ऑप्शन नंबर डी सवाल से होता है। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। मीथेन को प्राप्त किया जाता है, आपको बोला जा रहा है मीथेन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये आसान है ना। जैसे लिखा है कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण, याद करो कार्बन और हाइड्रोजन का जब मिश्रण करते हैं यानी हाइड्रोजनीकरण करते हैं निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हम लोग मीथेन गैस प्राप्त कर लेंगे। यस ये एकदम सही है। एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल के साथ क्रिया, ये तो रिएक्शन मैंने बताई थी, एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल के साथ रिएक्शन करते हैं, मीथेन गैस मिलती है। सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम, पता सोडा लाइम क्या होता है। सोडा लाइम, जब ये वर्ड आता है सोडा लाइम, सर सोडा लाइम ना मिक्सचर को बोलते हैं। किस चीज का मिक्सचर होता है, NaOH और CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। ये जो सोडा लाइम है ना, सोडा लाइम, ये एसिटिक एसिड की जब क्रिया हम लोग सोडा लाइम से कराते हैं यानी NaOH से रिएक्शन होगी बच्चों, और कैल्शियम ऑक्साइड इसमें उत्प्रेरक का काम करेगा, तब ध्यान रखना मीथेन गैस बन जाती है ना। कौन सी गैस बन जाती है, मीथेन गैस। मीथेन गैस बनती है और NaOH जो है वो Na2CO3 बना के बाहर निकल जाता है। यहां पर 2Na लेना होगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ओके, तो आंसर स्टैटिस्टिक्स के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। पढ़िए, बताइए। बताओ, बोला है निम्न में से किसे जहरीली शराब कहते हैं। इनमें से किसे आप बताइए जहरीली शराब कहते हैं। वैसे नाम तो सबको क्लियर होगा, फॉर्मिक एसिड, HCOOH, मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल। लेकिन जहरीली शराब या फिर वुड ऑफ स्प्रिट, ये किसे बोला जाता है, तो कहते हैं ये बोला जाता है मेथेनॉल, है ना, मेथेनॉल। बच्चों मेथेनॉल है तो CH3OH इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, मेथेनॉल। चलो बताओ, इसका आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल मेथेनॉल एकदम से। बोलो, बोला है इनमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्शनेट है, मतलब इनमें से कौन हमारा कीटाणुनाशक है ना। बच्चों कीटाणुनाशक एस्प्रिन, सोडियम बोरेट, बेंजोइक एसिड, डैमेक्सिन। सोडियम बोरेट का अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं याद करा देता हूं। सोडियम बोरेट होता है Na2B4O7, Na2B4O7 ये हमारा सोडियम बोरेट होता है ना। डैमेक्सिन ध्यान रखना एक तरह का कीटाणुनाशक होता है। बच्चों डैमेक्सिन का यूज भी होता है। डैमेक्सिन पता क्या होता है, C6H6Cl6, C6H6Cl6 ये हमारा डैमेक्सिन है। बच्चों डैमेक्सिन का मतलब पता है क्या है, सर डैमेक्सिन को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। कई बार BHC करके हम इसको पढ़ते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बोलो, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये हमारा डैमेक्सिन होता है, C6H6Cl6। स्ट्रक्चर भी हम लोग बड़े आराम से बना सकते हैं। बेंजीन बना दो और डबल बॉन्ड को हटाकर एक क्लोरीन और लगा दीजिए, है ना। नेक्स्ट आइए अगला, बेंजीन के 72 नंबर, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटाकर नाइट्रो मूलक लगाते हैं तो बताइए उसको क्या बोला जाता है। नाइट्रो मतलब वर्ड लगाते हैं, बताओ। बोला है बेंजीन के एक हाइड्रोजन को नाइट्रो मूलक से प्रतिस्थापित करते। सर जब आपने बोला सिर्फ एक हाइड्रोजन को, लाइन देखिए एक हाइड्रोजन को, तो जब एक हाइड्रोजन को हटाते हैं दैट इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। जब एक हाइड्रोजन को हटाया जाता है उसे बोला जाता है नाइट्रोबेंजीन। और अगर यही 3 हाइड्रोजन को हटाकर 3 नाइट्रोमूलक लगाते हैं तो उसे बोला जाता है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, है ना। तो इसका सही उत्तर हमारा नाइट्रोबेंजीन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर से। नेक्स्ट चलो 73 नंबर बताइए।
बोलो क्या बोला जा रहा है? निम्न में कौन सा एसिटेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र? एसिटेल्डिहाइड बच्चों, एसिटेल्डिहाइड हमारा क्या होता है? ये जो आपका एथेनॉल होता है एसिटेल्डिहाइड, पहली बात तो ये एल्डिहाइड है तो CH3CHO। बच्चों ये है, ये मेथेनॉल है और ये एथेनॉल है, और एथेनॉल को ही हम किस नाम से जानते हैं सर? एथेनॉल को ही बोला जाता है एसिटेल्डिहाइड। बोलो भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है? डी वाला आंसर। बाकी सब आपको एकदम आसान है, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड है ना। चलो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ये वाला आंसर तो आप बता सकते हो, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी है। बोला जा रहा है कि खाली जगह की गोलियां का उपयोग कीड़ों को दूर करने में करते हैं। इनमें से कौन सी गोलियां हैं जिसका उपयोग हम कीड़ों को दूर करने में करते हैं? कीड़ों को दूर करने में। अब देखो जो DDT होता है ना, ये ना कीड़ों को दूर नहीं करता है ना। DDT का काम जो है ना वो छिड़काव के लिए होता है, जो हमारी फसल वगैरह होती है ना, मिट्टी में छिड़काव की वजह से दूर, छिड़काव को दूर वो करता है। लेकिन जो नेफ्थलीन की गोलियां होती है वो कीड़ों को दूर करती है। फसलों में छिड़काव के लिए हम DDT का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी में भी करते हैं, लेकिन इसका आंसर नेफ्थलीन लगाइए ना, नेफ्थलीन। ओके चलो, अरे नेफ्थलीन मैंने बताया कि कोल तार से बना होता है। 75 बताइए, बताओ। ये वाला सवाल अभी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में आया था और बढ़िया सवाल था बच्चों। सिर्फ यही वाले क्वेश्चन की वजह से ही ना मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना सिखाया कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे हम लोग निकालते हैं। अब ये वाला सवाल देखो उन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला है कि आप इन सारे कंपाउंड को क्वथनांक के घटते हुए क्रम में बताइए। सारे नाम पहले समझ लो कि सारे नाम क्या लिखे। जैसे कि पहला आंसर लिखा है नॉर्मल ब्यूटेन, ए आंसर लिखा है नॉर्मल ब्यूटेन। पता है नॉर्मल ब्यूटेन कैसे बनेगा? नॉर्मल ब्यूटेन की स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी, ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, ठीक है। दूसरा बताइए क्या लिखा है? बी आंसर। सर बी आंसर लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाना है तो ये देखिए, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है। तीसरी जो स्ट्रक्चर लिखी है वो नॉर्मल पेंटेन लिखा है। नॉर्मल पेंटेन का मतलब हो गया सी वाली स्ट्रक्चर हो गया कि 5 कार्बन बना दीजिए, ये हमारा नॉर्मल पेंटेन हो गया। ध्यान से सुनना, ये हमारा नॉर्मल पेंटेन हो गया। अच्छा, इसके बाद डी आंसर है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बच्चों डी आंसर में 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन 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 प्रोपेन, तो हमने प्रोपेन बना दिया, और 2,2 डाई मिथाइल है तो 2,2 डाई मिथाइल बना दिया। इतनी बात सबको क्लियर है? देखिए कितने लोग का आंसर आता है, मुझे देखना है कि इसका सही आंसर आता है। बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका सही उत्तर किसके साथ जाएगा। ओके, एमडी सौटत अली ने डी आंसर दिया अभी तक, और कोई दे रहा कि बस एक ही बच्चा दे रहा आंसर? नहीं, कल से स्टार्ट हो रही बच्चा फिजिक्स 101%। डी डी डी। विनय ने ए आंसर दिया, अभिषेक कुमार ने डी आंसर दिया, लाल साहब ने भी डी आंसर दिया। चलो, तो जो अच्छे स्टूडेंट है डी आंसर दे रहा है। चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो ये देखो, इसमें 4 कार्बन है और बाकी सब में कितने कार्बन है? बाकी सब में 5 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले का क्वथनांक सबसे कम होगा। ये बात तो क्लियर होगी बच्चों। बी सी डी आंसर में 5 कार्बन है। मैंने आपको बताया था जब नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ाते हैं तो क्वथनांक घट जाता है, तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग सबसे ज्यादा इसमें है ना, तो इसका क्वथनांक थोड़ा कम रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा बी वाले का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग थोड़ी कम है। इसमें बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं है, तो जब इसमें ब्रांचिंग नहीं है तो इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा रहेगा। बिल्कुल सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर है। ये सब मतलब थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है। देखो अब कोई बच्चा अगर इस सवाल को मुझसे डायरेक्ट अभी पढ़ रहा हो, उसने जीवन में नहीं समझ में आ रही थी सर ने क्या बता दिया, नहीं समझ में आ रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वहां पर मैंने एक बात बहुत अच्छे से क्लियर की थी, इसलिए नंबर ऑफ ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, कल से फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। देखो मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं, 75 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, है ना। 75 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा अपडेट दे दूं क्या है बच्चों। आपका अगला वाला जो चैप्टर पढ़ा बचा हुआ है केमिस्ट्री में, वो डेली लाइफ का बचा हुआ है कि केमिस्ट्री का यूज क्या होता है हमारा डेली लाइफ में, ठीक है। तो डेली लाइफ में जो चैप्टर बचा है ये लगभग 3 घंटे का चैप्टर और है। मतलब इसमें बहुलक वगैरह हम लोग सब बताएंगे। बहुलक क्या होता है मैं बस 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन के 10 सेट और बाकी है। ये केमिस्ट्री है, तो ये केमिस्ट्री अगले 10 दिनों तक, या हो सकता है कि अगले 10 नहीं, अगले 12 दिनों तक चलेगी।
अगले 12 दिनों तक अभी हमारी केमिस्ट्री चलेगी, है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि कल से, कल मतलब 10 जुलाई है और कल मेरा बर्थडे भी है, इसलिए मैंने कल का दिन लिया था। तो कल 10 जुलाई है और कल जो है हम लोग क्या करने वाले हैं 3 से लेके 5 बजे के बीच में। भैया पहले मैं सब बता दूं, 2 घंटे की क्लास चलाऊंगा, इस बार तो पहले समझ लो। हाँ, तो आप ना एकदम टाइट होके आइए बिल्कुल। तो 2 घंटे डेली फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स मुझे 1 महीने में हर हाल में खत्म करनी है, ठीक है। तो कल 3 बजे से फिजिक्स की क्लास रहेगी, 3 से 5 रहेगी, मतलब 3 से 5 रहेगी। तो आप सब लोग एकदम टाइट होके आइए, ओके। लाल साहब सुनो, कैल्शियम कार्बाइड में भी तो वही सेम चीज हो रही है। कैल्शियम की संयोजकता 2 और कार्बन की 4, तो यहां ऐसा होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनना चाहिए था, है ना। तो मेरे भाई ये ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार जो आप इधर उधर लगा के बनाते हो ये हर बार सही हो, डिपेंड करता है कि कंपाउंड कैसा बना रहे हैं, ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लोज स्ट्रक्चर बन जाती है, क्लोज, इसलिए ठीक है लाल साहब, ओके। तो बैटरी लो है इसलिए मुझे